My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. Warning: नावल के तमाम जुमला हकूक मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज आ गई है एपिसोड 10 का पार्ट 2 एंड वैसे जो लेंथ के अकॉर्डिंगली ये उसी की जितनी लास्ट थी। मेरे ख्याल में 1-2 सीन्स कम हैं और वो जो हैं वो पहले मैंने देने थे इसी एपिसोड में, लेकिन कल मैंने बैठ के ना कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब स्टोरी लाइन में चेंजेस नहीं हुए, वो वैसी ही रही है। मैंने कुछ सीन्स की, सिचुएशंस की जो है ना अरेंजमेंट में चेंज किया है कि एक जो चीज़ थी जो कि 2-3 एपिसोड्स बाद आनी थी, उसको मैंने पहले ऐड की है किसी वजह से, और वह क्या वजह ये आगे कुछ एपिसोड्स पढ़ के जो है ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। है मैंने उसको कुछ किया। बाकी तो आज भाई हेनरी की शादी है ना, आप लोग एंजॉय करेंगे। सारे मुझे कह रहे थे हेनरी की हीरोइन कौन होंगी, तो आज आपको पता चल जाएगा कि हेनरी की हीरोइन कौन है। ठीक है, सो अब जो है एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बात में जो बातें हैं वो मैं एंड पे आप लोगों से करूँगी। इब्ने आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस कलम राइना शेख किस्त नंबर 10 पार्ट नंबर 2। शमा मेरी बात सुनो। शमा बेगम शहाब कुरैशी की आवाज़ पर अपने कदम रोक गईं। वो कल रात से कमरे में सबसे नाराज़ होकर बैठी हुई थीं और अब शहाब कुरैशी उन्हें बाहर निकलता देखकर फ़ौरन पुकार गए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उन्होंने बगैर मुड़े जवाब दिया जब शहाब कुरैशी उनके सामने आकर खड़े हुए। मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त कमरे में चलो। शहाब कुरैशी कहते ही उनका हाथ पकड़े कमरे में ले आए। क्या बात करनी है, जल्दी बोले, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, उन्होंने आवाज़ार होते कहा। शमा तुम थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, ये हमारी जवानी का दौर नहीं है जो इन मसले मसाइल को बढ़ा चढ़ा दिया जाए। आजकल इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लीज़ तुम जर्लिश को मत रोका करो ये सब करने से। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि जर्लिश बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा उसके बंदों की परवाह है कि वो क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। लोगों को कहने तो जो भी कहते हैं, बातें बनाना लोगों का ही काम है। सिर्फ समझ वही सकता है जो खुद किसी चीज़ से गुजर रहा होता है। हमारी ज़िंदगी में अगर फालतू की टेंशन्स हैं तो वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हम गैर लोगों की सोच की फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं। अपना हर काम अपने अल्लाह की रज़ा और अपनी खुशी के मुताबिक करो। लोगों को छोड़ दो। ये लोग तो किसी के जनाजे पर जाकर खाना भी खाते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि चावल ठंडे थे। शहाब कुरैशी ने नरमी से समझाया और उनकी बात शमा बेगम के दिल पर ख़ासा असर कर गई। लेकिन मैं क्या करूं शहाब, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई उठकर जर्लिश को छोटी सोच का कहता है। तो बस इसीलिए, शमा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। सोच जर्लिश की छोटी नहीं है, सोच उनकी छोटी है जो ऐसी बातें करते हैं। एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, तभी सुकून से ज़िंदगी गुजार पाओगी। शहाब कुरैशी की बात पर वो हल्का सा हाँ में सर हिला गई। मैंने कल जर्लिश को बहुत डांट दिया है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, शमा बेगम ने सर उठाते कहा। चली जाना, लेकिन इतना तो पता है मुझे अपनी बेटी का कि वो तुमसे खफा नहीं होगी। और दूसरी बात, तुमने क्या सोचा है प्रपोज़ल के बारे में? शहाब कुरैशी ने इस्तफसार किया। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए तो उसे जर्लिश के लिए सोचा था। खैर, मैं फ़िज़ा से बात कर लूँगी, शमा बेगम ने जवाब दिया। हाँ, पूछ लेना फ़िज़ा से, बाकी मैं मेहराब के बारे में भी पता करवा लूँ। वैसे मुझे यकीन है कि वो काफ़ी अच्छा बच्चा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। शहाब कुरैशी की बात पर उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया और फिर अपना काम करने चली गईं। शाम का वक्त था। फ़ज़ीला बेगम अपनी वार्डरोब ठीक कर रही थीं जब आयदिन, दामिया और दाइम उनके पास आकर खड़े हुए।
क्या हुआ बच्चों, तुम तीनों जिनों की तरह क्यों हाजिर हुए हो? फजीला बेगम ने मजाक में कहा, जिस पर वो तीनों हंसे। मामा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, मेरी खूबसूरत मम्मा, मेरी हसीन मम्मा, मेरी जवान मम्मा, हमने आपसे ज़रूरी बात करनी है। दाइम फजीला बेगम के गले लगते बोला। तुम फिर फिज़िक्स में फ़ेल हो गए हो ना? फजीला बेगम का पहला ख्याल ही उस तरफ गया, जिस पर दाइम ने मुंह बसूड़ा और आयदिन और दामिया उसकी शक्ल देखते हंसे। मामा, एक तो मैं जब प्यार से आपके पास आता हूँ आपको लगता है मैं फ़ेल हो गया हूँ। दाइम पीछे हटता बोला, क्योंकि बेटा जी फ़ेल होने के बाद ही आपको मक्खन लगाना याद आता है। फजीला बेगम हंसते हुए उसकी बाजू पर चित लगा गई। नहीं बड़ी मम्मा, इस बार हम कोई और बात करने आए हैं, दामिया ने आगे बढ़ते कहा। बोलो। फजीला बेगम ने बारी बारी तीनों की तरफ देखा। मामा, वो हम चाहते हैं कि आप कल हमारे साथ पेशावर चलें फुफ्फो को मनाने। आयदिन ने उनके आगे अपनी फरमाइश रखी। क्या? फजीला बेगम ऊंची आवाज़ में बोली, जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। प्लीज़ ना बड़ी मम्मा, हम कब तक अपनों से दूर रहेंगे? अगर मॉम के मानने के चांसेस होते तो शायद हम उन्हें भी कहते, लेकिन आप अगर मान गई तो हम फुफ्फो को कल ले आएंगे और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दामिया उनके पास पहुंचते बोली। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने, ज़फ़र और जाफ़र ने कितनी कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि वो चाहती है कि ज़ीनत भी उसको मनाने जाए, फजीला बेगम ने बताया। हाँ तो हम सब जाएंगे और हम तीनों की बात फुफ्फो मान जाएंगी। बस एक बार फुफ्फो आ जाए, फिर फुफ्फो और चाची की शादी, मेरा मतलब है दोस्ती, दाइम ज़फ़र हाशमी खुद करवाएगा। दाइम ने गर्दन अकड़ाते कहा, जिस पर सबने से शादी वाली बात पर घूरा। मेरे मुंह से निकल गया था, स्लिप ऑफ टंग। अब वो छोड़ें और बताएं ना मम्मा, चलेंगी ना? दाइम ने फ़ौरन बात संभालते फजीला बेगम से पूछा। अच्छा ठीक है, लेकिन घर में अभी किसी को नहीं बताना। फजीला बेगम के मान जाने पर वह तीनों खुश होते याहू का नारा लगाते बाहर चले गए और फजीला बेगम हंसते हुए काम में मसरूफ़ हो गई। मेहराब अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल रीड कर रहा था। आज उसको और उसके ग्रुप को एक नया मिशन मिला था, जो कि जुल्फ़ी के गैंग की तलाश का था। इन लड़कियों और ड्रग्स को स्मगल करने वाले गैंग का तो तिया पांचा मैं अपने हाथों से करूँगा। इन्हीं लोगों की वजह से माशरे में हर तरह की बुराई फैल रही है। बी रेडी जुल्फ़िकार शाह, मेरा अगला शिकार तुम ही हो। मेहराब ने वो पूरी फ़ाइल रीड करते बंद की और फिर सब्ज़ आंखों में अज़म लेते बोला। जल्दी करो स्टेला। एमिली ने चेहरे पर मास्क लगाते स्टेला से कहा, जो हाथ में सूटकेस पकड़े लाउंज का दरवाज़ा लॉक कर रही थी। वो दोनों आगे बढ़ते दरवाजे तक पहुंची, लेकिन आगे के मंजर ने उनके जिस्मों से रूह खींच ली। लाखों की तादाद में लोग एहतजाज करते उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन लोगों के हाथ में कुछ पोस्टर्स थे जिन पर एमिली और स्टेला की तस्वीर बनी थी और उन पर ज़र्ब का निशान बना था। एमिली और स्टेला ये देखते चौंकी और अंदर भागने लगी जब बाहर पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते पहुंची और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट, एक पुलिस ऑफिसर उनके पास आता बोला। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कुछ नहीं किया, एमिली ने फ़ौरन कहा, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के वारंट दिखाए। जिन लोगों को आपने इबादत गाहों को जलाने का हुक्म दिया था वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उनके क्लेम्स पर हम सब सबूत इकट्ठे करने के बाद यहाँ आए हैं। पुलिस ने उन्हें तफसीलन सब बताया, जिस पर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस रिपोर्ट में एक एक चीज़ झूठ थी जिसको सच जाहिर किया हुआ था। ये हमारे जानने वाले लोग ही हैं, लेकिन हमने इन्हें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। अब की बार स्टेला ने कहा तो पुलिस ने बगैर कोई जवाब दिए उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई और उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस वैन में डाला और वहाँ से एहतजाज करते लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जाने का कहा। हेनरी जो अपनी गाड़ी में बैठा ये सारा मंजर मुलाहिज़ा फरमा रहा था, उन दोनों को पुलिस वैन में बैठता देखकर फ़ौरन अपनी गर्दन शीशे से बाहर निकाल गया। हैप्पी मैरिज स्टेला जॉर्ज।
हेनरी ने ऊंची आवाज़ में हंसते हुए कहा। इस शोरगुल में उसकी आवाज़ स्टेला तक नहीं पहुंची थी, लेकिन स्टेला को शादी की मुबारकबाद देना उसका फ़र्ज़ था। हेनरी ने मुबारकबाद देते ही गाड़ी वापस मुड़ी और जैक को कॉल मिलाई। जैक, जैसे ही लोग यहाँ से जाना शुरू हों तो एमिली का घर भी भस्म हो जाना चाहिए। हेनरी ने जैक को कहते ही कॉल काटी और फिर स्मिथ डेविड को कॉल मिलाई, जिन्होंने सिर्फ 2 सेकंड में कॉल उठा ली। हेनरी, तो मेरी सोच से भी 10 हाथ आ गए। स्मिथ डेविड की चहकती आवाज़ ने हेनरी को कहका लगाने पर मजबूर किया। डैडी, ये काली बिल्ली समझती थी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा देगी। मैंने उन्हीं टेररिस्ट ग्रुप से इन्हें अंदर करवा दिया। अब चलें, क्या ख्याल है शादी को पुलिस स्टेशन चलकर सेलिब्रेट ना किया जाए? हेनरी ने कहा तो स्मिथ डेविड ने मुंह बनाया। अरे नहीं, मूड मत ख़राब करो उसका जिक्र करके। मेरे घर पहुंचो, हम दोनों खुद मिलकर अच्छी सी पार्टी करते हैं, स्मिथ डेविड ने कहा। रेडी, आपस की बात है, एमिली के साथ डबल गेम तो आपने खेलनी थी ना, लेकिन खेल तो मैंने ली उन दोनों माँ बेटी के साथ, हेनरी ने तहकीर से कहा। तुम्हें आइडिया किसने दिया था नालायक? स्मिथ डेविड ऊंची आवाज़ में बोले। ऑफ कोर्स डैडी, मेरे दिमाग ने। चलें, बाद में घर आ रहा हूँ आपसे मिलने। और हाँ, फ़िक्र ना करें, इस सारे मामले से फ़ायदा उठाते मैंने एमिली के बंदों को ही तबलीग करने वालों के लिए शूट एट फर्स्ट साइट का ऑर्डर दे दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ाहिब भी ख़त्म हो जाएंगे। हेनरी अब की बार संजीदा होते बोला। वेल डन, चलो घर पहुंचो तो मुलाकात होती है। स्मिथ डेविड कॉल काट गए, जबकि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हेनरी को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। कुछ शिद्दत से याद आया था। उसने बेख्तियार अपना सर स्टीयरिंग पर टिकाया। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, उसने चंद लम्हे आंखों को बंद करते कहा और फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया। मुराद जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा था और इस वक्त वो हिरा, ज़करिया और हादिया से मिल रहा था, जो तीनों ही काफ़ी उदास नज़र आ रहे थे। यार, तुम तीनों ऐसे उदास तो मत हो, मैं जाऊंगा कैसे फिर? मुराद ने माहौल को पुरसुकून करने के लिए कहा। बाबा जल्दी आना, हम आपको बहुत याद करेंगे, ज़करिया उसके गले लगते बोला। ओके मेरा बच्चा, मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आ जाऊँ, मुराद ने उसे गले मिलते कहा। जी बाबा, और आते हुए मेरे लिए डॉल्स भी लेते आना, हादिया ने भी उससे लिपटते हुए फरमाइश की। ओके मानो, मैं अपनी डॉल के लिए ढेर सारी डॉल्स लेकर आऊँगा, मुराद ने उसका गाल चूमते उन दोनों को प्यार किया और फिर हिरा की तरफ मुड़ा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मुराद ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखिएगा और काम ख़त्म होते ही आ जाना। हिरा की बात पर उसने उसे खुद से लगाया और फिर उन तीनों से मिलता चला गया और उसके जाते ही हिरा भी ज़करिया और हादिया का हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ ले गई। आज हफ्ते का दिन था। जरलिश की हस्पताल और क्लिनिक से छुट्टी थी, जिसकी वजह से वो सबीका महबूब के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। काम की वजह से कितने ही अरसे से उनसे मिलने नहीं गई थी, लेकिन आज मौका मिलते ही वो वहाँ जाने वाली थी ताकि उनसे मिल भी आए और अपने क्लिनिक की खुशी में मिठाई भी दे आए। वो हिजाब लपेट रही थी जब शमा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। कहाँ जा रही हो जरलिश? शमा बेगम ने इस्तफसार किया। खाला के घर जा रही हूँ मम्मी, उन्हें मिठाई भी देनी थी और मिलना भी था, वो काफ़ी याद कर रही थी, जरलिश ने आम से लहजे में कहा। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें कल कुछ ज़्यादा बोल दिया, शमा बेगम उसके गाल पर हाथ रखते बोली। मम्मी आप क्यों सॉरी कह रही हैं? ऐसा मत करें, आपका हक है, मुझे डांट सकती हैं, जरलिश उनका हाथ पकड़ते बोली। नहीं, मैंने कल तुम्हें बिला वजह डांटा, अब नहीं कहूँगी कुछ। पहले भी मैंने तुम्हें हिजाब ना करने पर कितना फ़ोर्स किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, शमा बेगम ने उसके माथे पर बोसा दिया। कोई बात नहीं मम्मी, जरलिश ने प्यार से कहा। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर, उन्होंने खुशी से कहा तो जरलिश उनके साथ बेड पर बैठी और उनसे बातें करने लगी। अहिया बेड से टेक लगाए बैठी थी और शहराम उसे अपने हाथों से नाश्ता करवा रहा था।
आज उसका बुखार उतर चुका था, लेकिन उसे कमज़ोरी काफ़ी हो चुकी थी। मेरी गुड़िया अब ठीक है? शहराम ने टिश्यू से उसका मुंह साफ़ करते पूछा। जी भाई, अब कुछ बेहतर हूँ। आहिया हल्का सा मुस्कुराई। आहिया, तुम कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो, अपने आप को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आओ। ऐसे घर में बैठे बैठे बीमार पड़ जाओगी। शहराम ने उसे समझाया। मैं कोशिश करूँगी भाई। आहिया ने हामी भरी। आहिया आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को वापस नॉर्मल करो। ज़िंदगी तो इम्तिहान है ना, इम्तिहान आसान नहीं होते। अगर इम्तिहान आसान हो जाए तो इंसान खुदा से मांगना ही भूल जाए। तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शहराम ने उसका हाथ पकड़ते कहा, जिससे उसकी आंखों में आंसू आए। भाई, आप या तो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान ही में रहें या मुझे अपने साथ इटली ले जाएं प्लीज़, आहिया ने उठते हुए कहा। तो शहराम ने उसे गौर से देखा। वो जानता था आहिया को हर काम खुद और अकेले करने की आदत थी, लेकिन कभी कभी इंसान एक वक्त में ही कई मुश्किलात से सफ़र कर रहा होता है जो उसे तोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे पास हूँ आहिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन तुम्हें यूँ कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगा। मैंने तुम्हें पुराने वाली आहिया कैसे बनाना है, जो हर जंग खुद लड़ना जानती है। शहराम ने उसके सर पर हाथ रखा और आहिया उसकी बात पर फ़कत हाँ कह गई। वो नहीं जानती थी, कभी कभी सहारा होने के बावजूद भी हालात ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बेसहारा कर देते हैं, और तब उसने खुद ही गिर कर उठना होता है। ऐसी कौन सी हकीकत है जो पोशीदा है? सफ़ान लॉन में टहलता हुआ सोच रहा था। कल से उस पर्ची के बारे में सोचते हुए उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन अभी तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। बाबा से पूछूं? नहीं, वो परेशान होंगे। यार शहराम, ये सफ़ान ने पहले महबूब साहब से पूछने का सोचा, लेकिन फिर अपनी ही सोच की नफ़ी कर गया। इतने में ही गेट की घंटी बजी। मैं इसको फिर ठीक करूँगी। खान बाबा, दरवाज़ा खोलें। सफ़ान ने चौकीदार को आवाज़ दी, जो एनेक्सी से निकलता फ़ौरन दरवाज़ा खोल गया। लेकिन अंदर आने वाले नफूस को देखकर सफ़ान जहाँ था वहीं पर रह गया, नज़रें जहाँ थीं वहीं पर जम गईं, जबकि ज़रलिश सफ़ान को देखती हुई मुस्कुराते हुए उससे चंद कदम के फासले पर रुकी। अस्सलाम वालेकुम सफ़ान भाई, कैसे हैं आप? ज़रलिश ने पूछा तो सफ़ान उसे देखता सर झटक गया था। भाई लफ्ज़ उसे सुनना गवारा नहीं था, लेकिन वो क्या ही कह सकता था। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और घर में बाकी सब? सफ़ान ने नज़रें झुकाए उससे पूछा, जबकि आवाज़ बाकायदा लड़खड़ाई थी। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वो खाला कहाँ पर हैं? ज़रलिश ने आम से लहजे में कहा। ज़रलिश की नज़र आम थी, लेकिन कोई सफ़ान से पूछता उसकी नज़र ज़रलिश को देखते वक्त कितनी ख़ास थी। वो लाउंज में ही बैठी हैं, आप चली जाएं, सफ़ान ने उसे बताया। तो वो शुक्रिया अदा करते अंदर चली गई, और उसके जाते ही सफ़ान की नज़र उठी थी। ज़रा सी देर के लिए आई हैं और मेरी टेंशन को ख़ासा कम कर गई हैं, सफ़ान ने दिल ही दिल में कहा, और फिर अपने कमरे में चला गया। कबीर गाड़ी में बैठा घर की जानिब रवां था। वह इस वक्त मॉल से कुछ ज़रूरी सामान लेते निकला था। वो गाड़ी अपने ध्यान में चला रहा था जब उसके सामने एक बाइक आकर रुका, जिस पर दो हट्टे कट्टे लड़के स्याह लिबास पहने बैठे थे। कबीर ने उस बाइक को देखते झटके से अपनी गाड़ी रोकी, जबकि अब वो दो बंदे बाइक से उतरते उसकी गाड़ी का दरवाज़ा बजा गए। क्या मसला है? कबीर बाहर निकलता बोला। भाई, वो हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। पेट्रोल पंप यहाँ से बहुत दूर है। आपके पास अगर है तो इस बोतल में थोड़ा सा डाल लें, एक बंदे ने उसे बोतल थमाते कहा। अच्छा। कबीर वो बोतल पकड़ते गाड़ी की तरफ मुड़ा जब पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई, जिसने कबीर के जिस्म को साकित कर दिया। भाग भाई भाग यहाँ से, एक आदमी ने दूसरे को कहा।
और वो दोनों बाइक दौड़ाते वहाँ से रफू चक्कर हुए, जबकि कबीर पूरे कद के साथ औंधे मुंह नीचे गिरा। सो ये थी एपिसोड एंड लास्ट सीन। अब मैंने कुछ छोड़ना भी तो था ना, क्लिफ हैंगर भी तो छोड़ना था ना, सारा कुछ पहले तो नहीं बताना था। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में जो है बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट में भी बहुत कुछ, मतलब अब जो आनी है ना एपिसोड्स, पहले अगर नॉवल को पहले भी मैंने कोशिश की थी स्टोरी स्लो ना हो, बट बीच में कुछ जगहों पे जो थी डिटेल रिक्वायर्ड थी जिसको लिखना था, और अब जो है अभी भी जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वहाँ डालूँगी, वरना बाकी जो सीन्स होंगे वो छोटे भी होंगे। और अब जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगी उनसे मैंने कहा था कि अब नॉवल मिड में पहुँच चुका है, तो ज़ाहिर है काफ़ी आगे चला जाएगा नॉवल, तो वो इस तरह के सीन होना है। बाकी हेनरी का, यार हेनरी की शादी नहीं होनी थी। आप लोग उस दिन, अच्छा मैंने जब वो इनविटेशन पोस्ट किया, 2-3 रीडर्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं, नहीं हेनरी की शादी स्टेला से नहीं होनी चाहिए, स्टेला से नहीं। यार होनी ही नहीं है, उसने करनी ही नहीं है, स्टेला किधर से फिर आगे नहीं होनी थी उसने। अच्छा, ये बात काफ़ी क्लियर थी जब वो एमिली ने उसे पहले कहा था कि स्मिथ डेविड को कि हमारी शादी के लिए शर्त है कि हेनरी और स्टेला की शादी हो, तब वो मान गए थे और हेनरी ने उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा था, मतलब उसने कुछ करना था। यार हेनरी स्मिथ इतनी आसानी से नहीं मानता, उनकी शादी नहीं होनी थी। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड का आप लोग वेट करें, वो इंशाल्लाह आएगी फ्राइडे को, और उसमें जो है फिर क्या नाम है उनका, रुसीवी फुप्पो, उन्होंने, वैसे मैंने कहा था एपिसोड 10 पार्ट 1 या 2 में आएंगे, लेकिन आज देनी भी थी। पहले मैंने सोचा था 10 पार्ट 2 में दूंगी, बट जब मैंने सीन्स वो चेंज किए ना, अरेंजमेंट उनकी जब चेंज की, तो फिर वो नेक्स्ट में इसमें चली गई। खैर, वो नेक्स्ट में आएंगी। बाकी मुझे रिव्यूज़ दे के बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी, एंड नेक्स्ट एपिसोड में कुछ होना है बस, ठीक है, और वो आप लोग उसका वेट करें, बस कुछ होने वाला है। और क्या मैंने बताना था, हाँ बस रिव्यूज़ दें मुझे, वीडियो को लाइक करें, जो देखते लाइक किया करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे होते हैं रोज़ लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रिव्यू दें, और रिव्यूज़ अच्छे दिया करें ताकि फिर अच्छा लिखा हुआ मिले, ठीक है। और बाकी मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक चैनल के अबाउट में भी हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ एपिसोड अपलोड होते ही मैं अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड मिलते हैं फिर फ्राइडे को। आज मैंने कोई एडिट भी नहीं बनाई, फिर कल अपलोड करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्पॉइलर भी दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।